किनारे से ही तूफान का तमाशा देखने वाले किनारे से कभी अंदाज़ाए तूफान नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश का मौसम बदल रहा है दोस्तों। एक तरफ उत्तरी भारत कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर की तरफ बढ़ते हुए एक सियासी तूफान से बीजेपी घबराई हुई दिख रही है। इस तूफान का नाम है राहुल गांधी। जी हां, जिनके नेतृत्व में निकली हुई भारत जोड़ो यात्रा ने 16 तारीख को 100 दिन पूरे कर लिए। 7 सितंबर को जब यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई थी तो इसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, जैसे भारत टूटा ही कब है, जो जोड़ने की जरूरत है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की यात्रा है, राहुल गांधी इस यात्रा को ज्यादा दूर तक नहीं खींच पाएंगे, दक्षिण में तो यात्रा चल रही है लेकिन उत्तर में कोई इसका समर्थन नहीं करेगा, कांग्रेस देश जोड़ने की बात करने से पहले खुद को क्यों नहीं जोड़ लेती, और न जाने इसी तरह के कितने सवाल इस यात्रा को लेकर किए गए, राहुल गांधी की काबिलियत को लेकर किए गए। मगर शुक्रवार को जयपुर में इस यात्रा की अपनी 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पत्रकारों से जब मुखातिब हुए और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, तो उसे देखकर समझ में आ गया कि दक्षिण भारत से राहुल गांधी ने सियासत में जो एक नई लहर उठाई थी वो तूफान में बदल चुकी है। दरअसल राहुल गांधी खुद किसी तूफान से कम नहीं लग रहे हैं, बल्कि बिल्कुल बेखौफ अपने प्रभाव को सबके सामने छोड़ रहे हैं और सबको साथ लिए जा रहे हैं। लोग उनके साथ उन्हीं की तरह बहते चले जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष सारे फासले मिटते दिख रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। आ जाओ, आ जाओ, नमस्ते करने आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और जय श्री राम। तो बीजेपी ने जिस कांग्रेस को खत्म करने की मुहिम छेड़ दी थी, जिस कांग्रेस के खिलाफ लोगों के मन में नफरत पैदा करने की कोशिशें की, जिस राहुल गांधी को नाकाबिल नेता बताने की कोशिश बीजेपी ने की, उन सब पर इस तूफान ने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी सबको जय सिया राम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और राम के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी की घबराहट और उसकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की ट्रोल आर्मी फिर सक्रिय हो गई ताकि इस तूफान से जो राजनीतिक क्षति उसे पहुंची है उसे 2024 के पहले दुरुस्त कर ले। वैसे भी अगले आम चुनाव तक बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, यह साफ नजर आ रहा है। गुजरात की जीत का जश्न अभी बीजेपी मना ही रही थी कि चीन से झड़प ने बीजेपी को चौतरफा घेर लिया। 8 और 9 दिसंबर की मध्य रात्रि को हुई हाथापाई की घटना को बीजेपी ने फिर से छिपाने की कोशिश की, मगर सच तो कहीं ना कहीं से अपना चेहरा दोस्तों दिखा ही देता है। बीजेपी के लिए अधिक मुसीबत की बात यह है कि अभी संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, जिसमें कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि सरकार चीन के मसले पर सो रही है, जिससे बीजेपी और ज्यादा घिर गई। पहले तो बीजेपी ने कोशिश की कि दीपिका पादुकोण के केसरिया बिकनी के नीचे चीन के मुद्दे पर चर्चा को दबा दिया जाए, मगर यह पैंतरा ज्यादा काम नहीं आया। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के बायकॉट को बीजेपी ने हथियार बनाया था, जो निशाने पर नहीं लगा। इसके बाद राहुल गांधी के सेना की पिटाई वाले बयान को बीजेपी ने हथियार बना लिया, मगर यहां भी बीजेपी खुद ही घायल हो रही है, क्योंकि लोग तो सवाल करेंगे कि अगर चीन ने हमारे सैनिकों को नहीं पीटा तो रक्षा मंत्री किसके घायल होने की बात संसद में बता रहे थे। वैसे भी राहुल गांधी ने सेना की बहादुरी पर कोई शक नहीं जताया है। सरकार की लापरवाही को लेकर राहुल गांधी ने चिंता जताई है। राहुल और कांग्रेस की तरह देश के बाकी विपक्षी दल भी चीन के मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों की एकता की कोशिश यूं भी चल ही रही है और अभी जैसा माहौल बना हुआ है दोस्तों, उससे साफ नजर आ रहा है कि अगले 1-1.5 साल में राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं। बीजेपी इन संभावित बदलावों से अभी से घबरा रही है, क्योंकि एक एक करके कई राज्य उसकी मुट्ठी से फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या 2023 में विधानसभा और 2024 में आम चुनाव तक यानी लोकसभा चुनाव तक विपक्षी एकता की नई तस्वीर सियासी पर्दे पर देखने को मिलेगी, और क्या बीजेपी के 50 साल तक राज करने के इरादे राहुल नाम के तूफान के आगे बिखर जाएंगे।
लेकिन सबसे पहले सुनते हैं उनकी बात जो बता रहे हैं कि पॉजिटिव हैं, वो जिंदा है। यानी जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत को देश से भगाना चाहते हैं, वो जिंदा हैं। जरा सुनिए। एक डायलॉग बोल देता हूं कोई मैं आपके सामने। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। तो 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर हिंदी फिल्मों के बादशाह शाहरुख खान ने कहा है कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, मैं और आप और दुनिया में सभी पॉजिटिव लोग जिंदा हैं। शाहरुख खान का यह बयान दोस्तों इस वक्त एक सियासी संदेश लेकर आया है कि जो लोग समाज में नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, उनसे डरे बिना पॉजिटिव लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी हम जिंदा कहलाएंगे। वैसे तो शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म पठान का डायलॉग कहा है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, मौसम बिगड़ने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए तो वाकई मौसम बिगड़ता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने सोचा था कि पठान फिल्म के बहिष्कार का नया ड्रामा खड़ा करके जनता का ध्यान फिर से मुद्दों से भटकाया जाएगा। तमाम न्यूज चैनल्स ने भी पठान फिल्म के बेशरम रंग वाले गाने, उसमें दीपिका के कपड़ों और उसके रंग पर कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। ऐसा लगा मानो हम किसी ऐसे देश में रह रहे हैं जहां नागरिक स्वतंत्रता नाम की चीज ही नहीं है, जहां मॉरल पुलिसिंग की ताकत संविधान से भी ज्यादा हो गई है, जो जनता को हुक्म दे कि वो क्या पहने, कैसे रहे, क्या देखे और क्या खाए। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पठान के बायकॉट की मुहिम चली। गनीमत यह है कि अब जनता धर्म के नाम पर नफरत के जाल में आसानी से नहीं उलझ रही है। खास बात यह भी है दोस्तों कि अब तो सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन ने भी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर अपनी राय सामने रखी है। कोलकाता के ही इसी कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन ने कहा है कि अब भी नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी साफ नजर आ रहा है कि अमिताभ बच्चन को अभिव्यक्ति की आजादी पर उठते सवालों को लेकर चिंता क्यों जतलानी पड़ रही है। अपने आसपास हम नजर दौड़ाएं, सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी के संदेशों को देखें तो इस चिंता की वजह साफ समझ में आ जाएगी और इस माहौल में भारत जोड़ो यात्रा और ज्यादा जरूरी लगने लगती है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से कई तरह के सवाल पूछे गए, जैसे कि इस यात्रा से आपको क्या हासिल हुआ, क्या आप इस यात्रा से कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे, ये यात्रा आप क्यों निकाल रहे हैं, यात्रा में कौन सी बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। ऐसे तमाम सवालों पर राहुल गांधी ने सधे हुए जवाब दिए, लेकिन वो जवाब ऐसे थे जो राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर थे। वो एक राजनेता के जननेता में बदलने की यात्रा के गवाह थे। राहुल गांधी ने कहा कि आज के वक्त में नेताओं और जनता के बीच में दूरी पैदा हो गई है और उन्होंने इस दूरी को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने का फैसला किया। देश के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उनमें भाईचारा भी है। यही इस देश की संस्कृति है और इसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन ऊपर से नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है। राहुल ने यह भी कहा कि इस यात्रा से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर फायदा हुआ है, क्योंकि सड़क पर चलने से चीजें अलग नजर आती हैं, लोग सीधे दिल की बात करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि वे डर और नफरत को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए वो सड़क पर निकले हैं और ऐसा करने वाले वो पहले या आखिरी नहीं हैं। ये यात्रा हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है। तो राहुल गांधी की ये बातें रविंद्रनाथ टैगोर की कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई की याद दिलाती है, जिसमें टैगोर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे एक ऐसे स्वतंत्र स्वर्ग में भारत को जगाएं जहां चित्त यानी मन भय मुक्त हो और हमारे सिर गर्व से ऊंचे हों। राहुल गांधी शुरू से इस यात्रा के जरिए डरो मत का संदेश ही जनता को देते आ रहे हैं और अब जनता निडर होकर उनके साथ आती हुई दिख रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार जारी है। जो लोग यात्रा में साथ नहीं चल पाते वे अपने घरों की छतों से राहुल गांधी के इस करिश्मे को देखते हैं।
इस यात्रा को करिश्मा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि राहुल गांधी यात्रा में केवल प्यार भाईचारा बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं। वो लोगों से अपने लिए, कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो केवल लोगों की फिक्र कर रहे हैं। उन्हें रोजगार कैसे मिल सकता है, आर्थिक असमानता को कम कैसे किया जा सकता है, महंगाई का उपाय क्या है, ऐसी चिंताएं उनके जेहन में हैं और वो विशेषज्ञों से इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं। और खासकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से भी राहुल गांधी ने इन्हीं सवालों पर चर्चा की है। आप सबने देखा सुना रघुराम राजन और राहुल गांधी की चर्चा आपने सुनी होगी। राहुल गांधी और रघुराम राजन की बातचीत और इसमें निकले सुझावों को अगर मोदी सरकार सुने तो देश के हालात बेहतर करने में काफी मदद मिल सकती है। और कायदे से तो राहुल गांधी जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, आम जनता, आम आदमी की चिंता जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं, उन पर मोदी सरकार को और खुद खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करनी चाहिए। उन्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों 8-10 लोगों के पास इस देश की आधी आबादी की संपत्ति जितनी दौलत हो गई है, क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों बेरोजगारी से त्रस्त युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, क्यों इस देश के किसान अपनी फसल के सही दाम मिलने की गुहार सरकार से लगा रहे हैं, क्यों देश की बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, क्यों भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रही है, क्यों धर्म के नाम की लड़ाई बढ़ते बढ़ते रंगों पर जा पहुंची है, और क्यों हमारी सरहद पर आकर दुश्मन बार बार आंख दिखा रहा है। इस तरह के सैकड़ों ज्वलंत सवाल हैं दोस्तों, जिनमें देश जुलझ रहा है और प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है, मगर जवाब देना तो दूर, मोदी सरकार संसद में चर्चा की मोहलत भी विपक्ष को नहीं दे रही है। चीन का मसला इसका ताजा तरीन उदाहरण है, जिस पर विपक्ष रोज संसद में सरकार से जवाब मांग रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच 8 और 9 दिसंबर की दरमियानी रात झड़प हुई थी, जिसकी जानकारी सरकार के पास रही ही होगी, लेकिन सरकार ने इस बारे में न विपक्षी दलों को कुछ कहा और न ही संसद में कोई जानकारी दी। जब मीडिया में इसकी खबर आ गई तो घटना के 4 दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पर बयान दिया कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की है, जिसका भारतीय सैनिकों ने डटकर सामना किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में भारत के किसी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। अब सवाल यह है कि जब भारतीयों ने चीनी सैनिकों को जवाब दे ही दिया था तो सरकार ने इस बात को दबाया क्यों? इससे पहले 2020 में जब गलवान पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी, तब भी मोदी जी ने यही कहा था कि न कोई घुसा है न कोई आया है। मगर बाद में जब दोनों देशों के बीच वार्ताएं हुई तो सरकार ने बताया कि चीनी सैनिक इन इलाकों से पीछे हट गए हैं। अब ये मोदी जी ही बतला सकते हैं कि जब कोई घुसा ही नहीं था तो पीछे कहां से हटा। राहुल गांधी तब भी चीन के मसले पर सरकार को सचेत करते रहते थे और इस बात की मांग करते थे कि वो अपनी नीति स्पष्ट करे, लेकिन सरकार हमेशा नेहरू जी के काल में हुए युद्ध में चीन से हार की बात बीच बीच में ले आती थी और अब फिर से बीजेपी यही कर रही है। जब राहुल गांधी ने जयपुर में चीन के मसले को छेड़ा तो बीजेपी के नेता राहुल को राष्ट्र विरोधी और सैनिकों का अपमान करने वाला बताने लगे और साथ में नेहरू जी को सामने लाने लगे। दरअसल बीजेपी जब भी चीन से हार के लिए नेहरू जी को दोषी ठहराती है, तब वो उस सेना का अपमान करती है जिसने पूरी हिम्मत से युद्ध लड़ा था 1962 का। अपनी हार छिपाने के लिए कांग्रेस ने कभी युद्ध की बात से इनकार नहीं किया, लेकिन बीजेपी तो न चीन से झड़प की बात करती है न मोदी जी सीधे सीधे चीन का नाम लेते हैं। सरकार के इस दोहरे रवैये को जनता देख रही है और विपक्षी दल भी अब कांग्रेस के साथ खड़े होकर इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष की ये एकता अगर संसद सत्र के बाद भी बरकरार रही तो तय है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों और फिर 2024 के चुनाव में बीजेपी को मुश्किल हो जाएगी। 2023 शुरू होने में अब चंद दिन ही रह गए हैं। ये साल चुनावी साल साबित होगा क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और शायद इनमें जम्मू कश्मीर का नाम भी जुड़ जाए। इन चुनावों के निपटते निपटते आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
वैसे तो बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, मगर विधानसभा चुनावों में उसके लिए खासी परेशानी होगी, क्योंकि एक तो भारत जोड़ो यात्रा का असर इस पर दिखेगा और खबर है कि जनवरी में श्रीनगर में झंडा फहराने के बाद कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा के साथ पूर्व से पश्चिम की यात्रा भी निकालने वाली है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल भी अब कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह नजर आ रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के हर वार को सहते हुए बार बार पराजयों के बावजूद हिम्मत से डटकर खड़ी है और इसी हिम्मत ने कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में जीत दिलाई है। पिछले 5 सालों में बीजेपी के शिवसेना और अकाली दल जैसे कई सहयोगी अलग हो गए, क्योंकि बीजेपी अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहती, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। 2023 के चुनावों में कांग्रेस ने अगर जीत का दायरा बढ़ा लिया तो यह तय है दोस्तों कि फिर 2024 के लिए विपक्ष फिर से यूपीए के बैनर तले इकट्ठा होगा और इससे बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के पास धन है और सरकारी संस्थानों को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, इसीलिए चुनाव जीतती है। बीजेपी को पता है कि वो क्या है, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन संस्थाओं को हमने बनाया है और ये जनता के लिए है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए लोगों को बता दिया है कि देश को एकजुट रखने और भारत के विचार को बचाने का काम कांग्रेस ही कर सकती है और यही सोच शायद कांग्रेस की जीत में कारगर साबित हो। खैर, शायर हफीज जालंधरी ने ठीक ही फरमाया है कि किस मुंह से कह रहे हो हमें कुछ गरज नहीं, किस मुंह से कह रहे हो हमें कुछ गरज नहीं, किस मुंह से तुमने वादा किया था निबाह का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।